Good morning, children. Welcome back. Before starting on the next topic, let's revise the earlier points, whatever we have discussed in earlier lecture. The first point we have discussed about the 1848, the revolution of the liberals, यानी उदारवादियों की क्रांति 1848 में. और second point we have discussed about the formation of the all German National Assembly, यानी सर्व जर्मन राष्ट्रीय सभा का निर्माण. So children, all these points we have discussed in our earlier lecture. So now in this lecture we are going to discuss about the topic that is the making of Germany and Italy, यानी जर्मनी और इटली का निर्माण. यानी in this topic we will discuss about the unification of Germany. इस शीर्षक में यानी जर्मनी और इटली के निर्माण के शीर्षक में सबसे पहले हम पढ़ेंगे जर्मनी का एकीकरण के बारे में. Now बिफोर अगर हम जर्मनी की बात कर रहे हैं, एकीकरण की बात कर रहे हैं, if you talk about the unification of Germany, जर्मनी की एकीकरण की अगर बात हम कर रहे हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन यानी द फर्स्ट क्वेश्चन arises before us, हमारे समक्ष ये आता है कि कैन आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ नेशन, यानी क्या राष्ट्र सेना की निर्माता हो सकती है. यानी फॉर एंड वाई दिस क्वेश्चन इज़ फॉर यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी. ये क्वेश्चन जो है जर्मनी की यूनिफिकेशन में ही क्यों है. क्यों? बिकॉज इन यूनिफिकेशन ऑफ द जर्मनी आर्मी प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. क्योंकि जर्मनी के एकीकरण में जो है सेना ने बहुत अहम भूमिका निभाई थी. नाउ two characters played a very important role in the unification of Germany. यानी दो मुख्य पात्रों ने बहुत अहम भूमिका निभाई थी and they were considered as the architect of the unification of the Germany. यानी वे जर्मनी के वास्तुकार और निर्माता के रूप में भी जाने जाते हैं. The first character is प्रूशियन चांसलर और चीफ मिनिस्टर यानी प्रशा के मुख्यमंत्री यानी ऑटो वॉन बिस्मार्क. He was the first character who played a very important role in the unification of Germany. And the second character was Prussian King William I. Prussian King William I was proclaimed as German Emperor in Versailles in 1871. दूसरे कैरेक्टर हैं प्रशा के राजा विलियम फर्स्ट, जर्मनी के बादशाह वर्सलीज 1871 में बने थे. जो वर्सलीज के बादशाह बने वर्सलीज शहर में इन 1871 में. नाउ चिल्ड्रन, थर्ड पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक इज दैट कि अब जो है नाउ इसके बाद जो अब हम पढ़ेंगे आफ्टर 8. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द यूनिफिकेशन ऑफ द जर्मनी. नाउ चिल्ड्रन, आफ्टर 1848 व्हाट हैपन आफ्टर इट क्या होने लगा जर्मनी में क्या हुआ कि आफ्टर 1848 नेशनलिज्म was forced to separated from the concept of democracy and revolution. मीन्स कि जो 1848 के बाद जब उदारवाद जो था वो गणतंत्र और क्रांति के विचारों से अलग होने लगा. एंड देन व्हाट हैपेंड देन, conservatives often use nationalistic emotion to gain political power and domination over Europe. यानी क्या होने लगा 1848 के बाद जो है वो राष्ट्रवाद जो है वो गणतंत्र और क्रांति विचार से क्या होने लगा, अलग होने लगा, विचारधारा से अलग होने लगा. और जो रूढ़िवादी थे उन्होंने राष्ट्रीय भावना को राजनीतिक ताकत और सत्ता अपनाने के लिए इस्तेमाल करने लगे. वो यानी वो जो ये रूढ़िवाद थे वो राष्ट्रीय भावना को राजनीतिक ताकत और सत्ता अपनाने के लिए उसका इस्तेमाल करने लगे. यानी 1840 में नेशनलिज्म जो है वो धीरे धीरे अपनी पकड़ खो रहा था और रूढ़िवाद विचारधारा जो है पकड़ बना रहा था. नाउ अब जबकि रूढ़िवाद जो है वो गणतंत्र विचारधारा या राष्ट्रवाद विचारधारा से अलग हो रहा था, तो अब किस तरीके से जो है ये पॉलिटिकल सत्ता अपनाने के लिए या राजनीतिक सत्ता और ताकत अपनाने के लिए रूढ़िवादियों ने नेशनलिज्म को या उदारवादी को गणतंत्र रूप से अलग करने की कोशिश की. इस चीज़ को समझने के लिए हम पढ़ेंगे आगे जर्मनी एज नेशन स्टेट, यानी जर्मन एक राष्ट्र राज्य, यानी हाउ जर्मनी बिकेम एज एन नेशन स्टेट, हाउ जर्मनी बिकेम एक राष्ट्रीय राज्य कैसे बना. द फर्स्ट पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक इज दैट वी हैव स्टडीड अर्लियर, हम पहले भी ये पढ़ चुके हैं कि एज यू हैव स्टडीड वी हैव स्टडीड अर्लियर कि विद द फीलिंग्स ऑफ नेशनलिज्म मिडिल क्लास जर्मन
जो मिडिल क्लास जर्मन इन 1848 दे ट्राई टू यूनाइट द रीजन्स ऑफ जर्मन इनटू नेशन स्टेट दैट वुड बी गवर्न बाय द पार्लियामेंट। यानी हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि 1848 में मध्यवर्गीय जर्मन जो थे वो उदारवादी भावना से बहुत प्रेरित थे, उदारवादी भावना से प्रेरित थे। उन्होंने क्या किया, जर्मनी के छोटे छोटे क्षेत्रों को जोड़कर एक राष्ट्र का रूप बनाने में वो कोशिश करने लगे, जो कि संसद द्वारा संचालित थी, जो कि इलेक्टेड पार्लियामेंट द्वारा संचालित थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, व्हाट हैपेंड देन आफ्टर दैट, कि ये जो लिबरल इनिशिएटिव नेशन थे, जो लिबरल इनिशिएटिव नेशन बिल्डिंग जो थे, वो क्या हुआ है, दे वर क्रश्ड विद द हेल्प ऑफ मोनार्की एंड द मिलिट्री फोर्सेस एंड विच वर सपोर्टेड बाय द लार्ज लैंड ओनर्स ऑफ प्रूशिया कॉल्ड एज जंकर्स। यानी कहने का मतलब है कि ये जो लिबरल इनिशिएटिव नेशन बिल्डिंग थे was crushed with the help of monarchy and the military forces which were supported by the large land owners of Prussia called as Junkers। यानी जो ये उदारवादी पहल करने वाले जो राष्ट्र थे, जो एक राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे थे, उनको राजतंत्र और सेना की मदद से उन्हें ध्वस्त कर दिया गया, उन्हें दबा दिया गया, कुचल दिया गया। और उनकी इन सेना और राजतंत्र की मदद कौन कर रहा था, प्रशा के धनी भूस्वामी, यानी प्रशा के लार्ज लैंड ओनर, जिनको हम जंकर्स कहते हैं। एंड देन व्हाट हैपन, जब ये चीज़ें हो रही थी, जब ये सारी चीज़ें हो रही थी अगेंस्ट द नेशनलिज्म, और किस तरीके से जो है वो प्रशा जो है विद द हेल्प ऑफ आर्मी ही क्रश द लिबरल व्यूज़, तब उसने क्या किया, देन प्रशा टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रिवोल्यूशन ऑफ द यूनिफिकेशन ऑफ द जर्मनी एंड देन Otto von Bismarck, he became chief minister and acted as an architect who carried the process of unification with the help of Prussian army and bureaucracy। तब क्या हुआ, मतलब ये कि तब जो है इस प्रशा की एकीकरण की क्रांति जो थी, तब प्रशा ने क्या किया, जर्मनी के एकीकरण की जो क्रांति थी उसकी जिम्मेदारी ले ली, और फिर ऑटो वन बिस्मार्क मुख्यमंत्री बने, और उन्हें जो है इस एकीकरण के वास्तुकार के रूप में भी जाना जाता है। और इसको बनाने के लिए बिस्मार्क ने क्या किया, प्रशा की सेना और नौकरशाही अफसरवादियों की मदद ली, अफसरवादियों की मदद भी ली। Now before going further, let's know about the term bureaucracy। हम ब्यूरोक्रेसी टर्म्स के बारे में जानेंगे, जिसका हिंदी का मतलब होता है नौकरशाही। Now the bureaucracy, what do you mean by bureaucracy? Bureaucracy you can say that is a structure and set of rules that control the activities of people that work for large organization or government। और इनफैक्ट ऑन द होल यू कैन से दैट कि इट इज़ अ बॉडी ऑफ नॉन इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफिशियल। यानी नौकरशाही जो है वो एक नियमों का एक ऐसी संरचना है जो लोगों की एक्टिविटी, जो लोगों के कार्यों को कंट्रोल करता है, लोगों के कार्यों को नियंत्रण में रखता है, और वो लोग जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन संगठनों के लिए काम करते हैं। और ये जो लोग होते हैं वो नॉन इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, यानी ये अनिर्वाचित सरकारी अफसर होते हैं। ये सरकारी अफसर ज़रूर होते हैं लेकिन ये इलेक्टेड नहीं होते हैं, तो इसीलिए इनको नौकरशाही कहा जाता है, अफसरशाही कहा जाता है, यानी ब्यूरोक्रेसी कहा जाता है। Now after becoming the chief minister, what Bismarck did? अब बिस्मार्क चीफ मिनिस्टर बन चुके थे। Now what he carried, what he did? Now Bismarck carried the movement of national unification of Germany। अब बिस्मार्क का सबसे पहला लक्ष्य वो था कि इस आंदोलन की भागदौड़ संभाली जाए। कौन सा आंदोलन? जर्मनी का एकीकरण का आंदोलन। उसको उसने आगे बढ़ाया। एंड फॉर दिस राष्ट्रीय एकीकरण, फॉर दिस नेशनल यूनिफिकेशन, व्हाट ही डिड, उसने क्या किया? फर्स्ट ही बिलीव्ड, पहले उसका मानना ये था कि फर्स्ट ही बिलीव्ड दैट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कुड ओनली बी अचीव बाय द प्रिंसेस नॉट बाय द पीपल। यानी कहने का मतलब ये है कि उसका कहने का मतलब था कि उसका मानना था कि जर्मनी का एकीकरण का काम जो है वो राजाओं द्वारा हो सकता है, ना कि लोगों द्वारा। एंड ही वॉज रेडी टू अचीव दिस एम बाय एक्सपैंडिंग प्रूशिया इनटू जर्मनी।
और उसका ये मानना था कि जर्मन एकीकरण का काम तभी हो सकता, राजाओं द्वारा हो सकता है, ना कि लोगों द्वारा। और उसने प्रजा को जर्मनी में मिलाने का काम जो है वो करना उसने शुरू कर दिया। अब बात क्वेश्चन ये आता है कि why he believed in the sentence that कि unification of Germany could only be achieved by the princes, not by the people। क्यों ऐसा था कि जर्मनी का एकीकरण राजाओं द्वारा ही हो सकता था, लोगों द्वारा नहीं? क्यों? बिकॉज इट बिलीव इन द एक्सपेंशन ऑफ एम्पायर, क्योंकि वो साम्राज्य विस्तार में बिलीव करता था। और यू नो कि फॉर द एक्सपेंशन ऑफ एम्पायर ही नीडेड व्हाट? ही नीडेड आर्मी। उसको सेना की ज़रूरत थी, विस्तार के लिए उसको सेना की ज़रूरत थी। और जब उसको सेना कहाँ से मिलती? राजाओं द्वारा मिलती, यानी राजाओं की मदद से मिलती। सो ही बिलीव्ड कि यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कुड ओनली बी अचीव बाय द एम्परर्स, नॉट बाय द पीपल, क्योंकि उसको सेना की ज़रूरत थी और सेना उसको राजा के द्वारा ही मिल सकती थी। सो ही बिलीव इन दिस स्टेटमेंट। नाउ नेक्स्ट अचीवमेंट, नेक्स्ट एक्ट व्हाट ही डिड, he followed the policy of blood and iron. He followed the policy of blood and iron, and why he followed? To fulfill his aim of unifying Germany. And for that he fought 7 wars over 7 years. यानी उसने क्या किया? दूसरा उसने क्या किया? उसने रक्त और आयरन, यानी उसने रक्त और लोहा नीति अपनाई। और क्यों अपनाई? ताकि वो जर्मनी का एकीकरण कर सके। इसलिए उसने इस जर्मनी के एकीकरण को करने के लिए उसने 7 युद्ध लड़े। उसको सफल बनाने के लिए उसने 7 युद्ध लड़े जो 7 साल तक चले। Now before going further, let's clarify the phrase blood and iron policy. अब blood and iron policy क्या है इसको हम पहले समझते हैं कि what do you mean by blood and iron, यानी रक्त और लोहा नीति. Now blood and iron policy was a topic of Bismarck speech which was delivered in 1862 and which became a slogan as force and courage. और इसका मतलब है कि ये जो ब्लड और आयरन पॉलिसी है, रक्त और लोहा नीति जो है, ये बिस्मार्क का एक विशेष भाषण है, उसका एक छोटा सा हिस्सा था, एक शीर्षक था जो कि उसने भाषण दिया था 1862 में. और बाद में यही भाषण, यही शीर्षक, जो भाषण था वो स्लोगन बन गया क्या? बल और साहस का. यानी ब्लड और आयरन स्लोगन बन गया बल और साहस का. थ्रू दिस फ्रेज ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, यानी रक्त और आयरन शब्दावली से बिस्मार्क क्या मानता था? व्हाट ही बिलीव, वो मानता था, ही बिलीव दैट स्ट्रॉन्ग आर्मी एंड इंडस्ट्री वॉज नीडेड टू मेक अ नेशन स्टेट. वो मानता था कि किसी देश को एक राष्ट्र बनाने के लिए एक मजबूत सेना और औद्योगिकी की ज़रूरत है. सो हेयर चिल्ड्रन, ब्लड रिप्रेजेंट as military and iron represents as industry. यानी यहाँ पे रक्त का मतलब है सेना और लोहा का मतलब है औद्योगिकी. So he believed in the phrase blood and iron policy. यानी आप on the whole आप कह सकते हैं कि बल का कठोरता पूर्वक प्रयोग करना, और उसने किया बल का कठोरता पूर्वक क्योंकि he believed in the blood and iron policy. So for that, why he believed in the blood and iron policy, इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं ना कि he fought 7 battles. तो वो 7 battles, let's discuss about those 7 battles. वो battles किस किस के साथ उसने लड़ा था? यानी प्रूशिया fought battles. Now in Germany, 7 wars fought by Prussia. With whom? With which countries? First, the battle was fought with Denmark, called Danish Prussian War, fought in 1864. पहली बैटल कब लड़ी गई? डेनमार्क के साथ, जिसको हम कहते हैं डैनिश प्रशा युद्ध 1864. यानी 1864 में ये पहला युद्ध लड़ा गया. और दूसरा युद्ध आपका लड़ा गया विथ ऑस्ट्रिया, जिसको हम कहते हैं ऑस्ट्रो प्रूशियन वॉर, जिसको हम कहते हैं ऑस्ट्रो प्रशा का युद्ध, fought in 1866. Now the third battle was fought with France, which was called Franco-Prussian War, started from 1870 to 1871. यानी हम तीसरे युद्ध को हम कह सकते हैं जो फ्रांस के साथ लड़ा गया था उसको कहते हैं फ्रांस फ्रैंको प्रशा युद्ध, जो लड़ा गया 1870 से लेके 1871 तक. So these wars were fought with these countries and for the unification of the Germany. Now अब after these wars, अब इस वॉर के बाद क्या हुआ? आफ्टर दीज वॉर्स व्हाट हैपन? द वॉर्स एंडेड इन प्रूशियन विक्ट्री. यानी वॉर जो था वो क्या हुआ?
उसकी समाप्ति हो गई और उसके समाप्त होने के बाद जो है वो प्रूशियन जो है विजयी घोषित किया गया, यानी जो है वो प्रूशियन बिकेम अ विक्टोरियस नेशन, यानी एंड देन व्हाट ही डिड, ही कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ पॉलिटिकल यूनिफिकेशन ऑफ द जर्मनी, यानी युद्ध समाप्त हो गया, प्रशा विजयी हुआ और उसने राजनीतिक एकीकरण का कार्य जो है वो पूरा किया। नाउ व्हाट हैपन आफ्टर द वॉर्स जब समाप्त के बाद क्या हुआ, प्रूशिया विजयी बना और राजनीतिक एकीकरण भी जर्मनी का कार्य उसका शुरू हो गया। देन द फर्स्ट स्टेप ऑफ दैट प्रोसेस क्या था, उसका पहला प्रोसेस क्या था उसका, कि नाउ जर्मनी वॉज गोइंग टू हैव इट्स न्यू किंग। अब जर्मनी जो है अपने नए राजा के स्वागत में लग गया और उसका क्या हुआ कि ऑन the new king, the king of Prussia, Castle William I, he crowned as German emperor on 18 January 1871 in the royal palace of Versailles in असेंबली। यानी कहने का मतलब है कि जर्मनी को अपना नया राजा मिला, वो था प्रशा का राजा कैसर विलियम फर्स्ट यानी प्रथम, जो जर्मनी का बादशाह बना 18 जनवरी 1871 वर्सलीस के महासभा में यानी महल में, उनकी सभा में ये राजा बनाया, इसको राजा बने। और देन व्हाट हैपेंड आफ्टर बिकमिंग द unification, after becoming the king, what happened, and this assembly और जिस वर्सलीस की सभा में बहुत सारे ऐसे विख्यात लोग जो फेमस पर्सन्स जो आए थे वहाँ पर, वो कौन कौन से थे। द असेंबली वॉज अटेंडेड बाय फर्स्ट प्रिंसेस यानी जर्मन स्टेट यानी जर्मनी के राजकुमार, एंड सेकेंड द असेंबली वॉज अटेंडेड बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द आर्मी यानी सेना के प्रतिनिधि, एंड द थर्ड वॉज दैट इम्पॉर्टेंट प्रूशियन मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर ऑटो वन बिस्मार्क यानी प्रशा के मुख्यमंत्री ऑटो वन बिस्मार्क। यानी द असेंबली वॉज अटेंडेड बाय दीज nobles, these important characters. Now children, after unification, अब जर्मनी का यूनिफिकेशन जो है बिस्मार्क के द्वारा होने लगा या हो चुका था। Now what happened after the unification of the Germany? अब यूनिफिकेशन की जर्मनी की यूनिफिकेशन के बाद क्या हुआ। Now after unification, the unified German placed a strong attention on modernizing the currency, banking, legal and judicial system of Germany. And this action was taken by the Prussian and this measure of the Prussia became a model for other nation also. यानी कहने का मतलब ये है कि इस एकीकरण के बाद क्या हुआ कि ये एकीकृत जर्मनी जो है उसने अपना सारा ध्यान जो है वो राष्ट्र की मुद्रा, बैंकिंग, कानूनी और न्यायिक व्यवस्थाओं के आधुनिकीकरण पर डाल दिया। यानी उसने क्या किया, सबसे पहले उसने काम किया कि ये जो एकीकृत जर्मनी था यानी यूनिफाइड जर्मनी था, उसने सबसे पहले क्या किया, उसने अपनी देश की मुद्रा, बैंकिंग और कानूनी और न्यायिक व्यवस्थाओं को मॉडर्न बनाना शुरू कर दिया। So the first attention of this unified Germany was to modernize the currency, banking, legal and judicial system of the Germany, or this measure of the Prussian measures became a model for others nation also. यानी इस एकीकरण के बाद क्या हुआ, इस एकीकरण के बाद ये जो यूनिफाइड जर्मनी था, जो एकीकृत जर्मनी था, उसने क्या किया कि उसने अपना सारा ध्यान जो है राष्ट्र की मुद्रा, बैंकिंग और कानूनी व्यवस्था और न्यायिक व्यवस्थाओं को मॉडर्न बनाने में लगा दिया, आधुनिक बनाने में उसने ध्यान सबसे पहले लगाया। और प्रशा के इस जो कदम ने, प्रशा का जो ये कदम था यानी जो वहाँ के देश की मुद्रा, बैंकिंग, कानूनी और न्यायिक व्यवस्थाओं को जो मॉडर्न बनाने का जो मेजर था, जो कदम था, वो दूसरे देशों के लिए उदाहरण बन गया। यानी this measure of Prussia became a model for others nation also. So the unification of Germany was completed with the help of in the guidance of Otto von Bismarck.
So children, we will stop here, and in next lecture we will discuss about the unification of Italy. हम अगले लेक्चर में इटली के एकीकरण के बारे में पढ़ेंगे. So children, take care of yourself and take care of your family also. Goodbye.